हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई पूरी जोश के साथ चल रही होगी। दोस्तों ये टाइम पे बहुत ऐसे ख्याल आते होंगे और फाइनल आईडीटी में तो आपका आ रहा होगा कि क्या मैं जीएसटी का रिफंड टॉपिक छोड़ दूं। यार वो नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको ये टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल लगता है और आपको ऐसा बार बार फील आता है कि इसकी थ्योरी याद नहीं आएगी। पर आपको एक बात पता है कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछती है और घुमा फिरा के ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि इस बार 89 4A 4B की अमेंडमेंट्स भी है। अगर ये कुछ आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे साथ कर लो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ जाएगा, डर पूरा हट जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आज मेरे साथ डिस्कस कर लो बहुत ही सिंपल वे में, क्लैरिटी के साथ, और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है फुल ऑन रहेगा और इस बार आईडीटी में 80 पर, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। सो दोस्तों आपको पता होगा कि सुपर 50 का मैराथन सेशन मैंने लिया तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और ये जो क्वेश्चंस अगर हम कर ले तो डेफिनेटली आप रिफंड ये टॉपिक कभी नहीं छोड़ोगे। तो यहां पे इसकी नोट्स आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी है उसे फॉलो करो और उसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मैंने पिन किया हुआ है, सुपर 50 की नोट्स उसमें दी है, वो सुपर 50 की नोट्स डाउनलोड कर लो और ये क्वेश्चन मेरे साथ फटाफट अभी कर लो। तो चलिए इस बार आईडीटी में 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। तो ये सुपर 50 मैराथन की कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ ले रहा हूं। चलो, डीएफ लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, डीएफ जो है वाई लिमिटेड का सब्सिडरी है, डीएफ लिमिटेड सब्सिडरी है। ओके, एक्सपोर्टेड सर्विस वैल्यूड एट रुपीज $1 1 लाख। ठीक है, एक्सपोर्ट किया 1 लाख का। सप्लाई सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 15 नवंबर 20XX। अब देखो रिफंड टॉपिक में मैं थेरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो क्वेश्चन में एग्जाम में आई हुई थेरी है वो आपने पढ़ लेना। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं या अलग अलग वे के तरीके से पूछते हैं रिफंड चैप्टर में, स्पेशली रूल 89.4 89.5 पे, उस पर हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो, डीएफ लिमिटेड सब्सिडी ऑफ वाई, वाई लिमिटेड सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, $1 1 लाख का है। सप्लाई ऑफ सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 15 नवंबर, सर्विस कंप्लीट हुई 15 नवंबर को। पेमेंट फॉर दी सर्विस वॉज रिसीव्ड ऑन 30 नवंबर, पेमेंट आ गया यहाँ पे 15 दिन के अंदर। रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज और ₹6 लाख ऑन 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी में वो रिफंड फाइल कर रहा है। द रिफंड क्लेम वॉज सैंक्शन ऑन 30 अप्रैल, सैंक्शन भी हो गया 30 अप्रैल को। डीएफ लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स वैल्यूड, और देखो उसके सब्सिडरी ने सर्विस एक्सपोर्ट की और नहीं, उसके होल्डिंग कंपनी ने, सॉरी, डीएफ इज अ सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड द सर्विस। ठीक है, मतलब वाई लिमिटेड की सब्सिडरी थी डीएफ, डीएफ और वाई ने जो है सर्विस एक्सपोर्ट किया था, सर्विस एक्सपोर्ट किया था। अब डीएफ लिमिटेड की वो नीचे बात कर रहे हैं। डीएफ लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स वैल्यू 50 लाख एंड रिसीव्ड रिफंड ऑफ आईजीएसटी। अच्छा, इसने रिफंड लिया आईजीएसटी का, ओके, अमाउंटिंग टू ₹9 lakhs on 16 August. It could realize export proceeds to the extent of 25 lakhs, but did not realize the balance export proceeds within the prescribed time limit. ठीक है, 9 months, and has applied for extension of time limit to RBI. There is no dispute about supply of goods as regard to quality, time of supply, and fulfillment of terms of condition of sale. Advise Y Limited on the following issue. First, with reference to section 54(3), mention the cases where refund of unutilized ITC is available. ओके, अनयूटिलाइज आईटीसी का आपको रिफंड कब मिलता है? केस स्टडी तो दी है लेकिन सिंपल बोला है, अनयूटिलाइज आईटीसी का आपको रिफंड कब मिलता है? आईटीसी का रिफंड आपको दो ही केस में मिलता है, एक है जिडारेस अंडर बॉन्ड, अंडर बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जिडारेस की आपने अंडर बॉन्ड यानी जीरो रेट सप्लाई अंडर सेक्शन 16, या दूसरा आईडीएस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसलिए अगर इसका आंसर देखोगे तो रिफंड आईटीसी के रिफंड जो है जिडारेस और यहाँ पे आईडीएस में मिलता है। अब आपने एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को सप्लाई किया, ओके, तो आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा तो भी चलेगा, एंड अंडर बॉन्ड, बॉन्ड में होना चाहिए या एलयूटी में होना चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। हाँ, इसकी दो कंडीशन है आपको आईटीसी का रिफंड लेने की, एक आपके गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और आपने कोई ड्रॉबैक का रिफंड नहीं क्लेम करना चाहिए। और आईडीएस, आईडीएस मतलब क्या होता है? आपके इनपुट टैक्स रेट जो है वो आउटपुट टैक्स रेट से ज्यादा है।
और आपका आउटपुट टैक्स नील रेट और फुल्ली एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ रेट होना चाहिए। और नोटिफाइड केसेस गवर्नमेंट की, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, टेक्सटाइल फैब्रिक सेक्टर्स है, तो ये नोटिफाइड केसेस में जहां तक हम बात करें तो वहां आईडीएस के रिफंड नहीं मिलते हैं। ओके, ये समझ में आया क्या ए वाला? अब मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, ए वाला समझ में आएगा तो ए टाइप करो, और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो। सर आप इतने लाइक, कितने लाइक चाहिए आपको? वैसे आप हमारे लाइकेबल हो, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड क्लेम कैन बी फाइल जनरली अंडर जीएसटी लॉ। अब देखो जीएसटी लॉ में जो रिफंड क्लेम फाइल होता है वो नॉर्मली 2 years का टाइम लिमिट होता है, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके, अब यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं, रिलेवेंट डेट्स 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अब रजिस्टर पर्सन में क्लेम द रिफंड एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। अब देखो रिलेवेंट डेट अलग अलग केसेस की अलग अलग है, लेकिन अगर आपका जीरो रेट सप्लाई होगा या आईडीएस होगा तो 2 साल भी रुकने की जरूरत नहीं है। जो टैक्स पीरियड का रिफंड है उस टैक्स पीरियड के मंथ एंड में आप क्लेम कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे फरवरी का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आप फरवरी के एंड में ही क्लेम कर सकते हो, यानी आपको उसका रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अदरवाइज जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वहां से 2 साल तो है ही, वो तो है ही, पर आपको अगर सेम मंथ में क्लेम करना है तो गवर्नमेंट बहुत फेवर करती है जीरो रेट सप्लाई और आईडीएस में आईटीसी के रिफंड जो अंडर बॉन्ड है। ओके, फर्दर टाइम लिमिट टू अप्लाई रिफंड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ ई कैश लेजर। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ई कैश लेजर का रिफंड होगा तो वो तो आपका ही पैसा है, आपका ही एक्सेस डिपॉजिट है, तो वो सिचुएशन में आपको टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू टाइम लिमिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड वाई लिमिटेड विल गेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ओके, वाई लिमिटेड को कितना रिफंड मिलेगा? पहली बात तो वाई लिमिटेड सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलेगा। अब रूल 89(4) में फॉर्मूला दिया है और रूल 89(4) में फॉर्मूला के हिसाब से आपको रिफंड मिलता है। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड मिलता है, लेकिन वो फॉर्मूला नॉर्मली कब अप्लीकेबल होता है? जब आपके डोमेस्टिक एज वेल एज, सुनना मेरी बात, आपके डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सप्लाई है तो फिर आपका एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर होगा। लेकिन इसके सारे इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एक्सपोर्ट में ही है। अगर सारे इनपुट और इनपुट सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो इसको पूरा रिफंड मिल जाएगा इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, अगर वो जेआरएस का है। जेआरएस के केस में कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है, सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाता है। ओके, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Now what is the relevant date and rate of interest as per GST law in given case above? देखो अब relevant date क्या होगी? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, थोड़ा ये लर्न करके जाना, सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर आपने एडवांस मिला होगा, सॉरी अगर आपको पैसा बाद में मिला होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस से 2 years, और अगर आपको पैसा एडवांस में मिला होगा तो फिर आपका सॉरी यार, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर आपको पहले पैसा मिला होगा, एडवांस में मिला होगा, तो जिस दिन आपको पैसा मिला इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज वहां से टाइम लिमिट लिया जाएगा। ओके, तो गिवन केस में अगर हम देखें तो 30 दिसंबर को उसको पैसा मिला तो 30 दिसंबर से 2 years रिलेवेंट, यानी आपकी रिलेवेंट डेट 30 दिसंबर हो जाएगी। लेकिन ओके, इसमें एक और प्रोविजन है, और प्रोविजन ये है, अगर आपको याद होगा तो, कि आपको पैसा जो है बाद में मिला तो फिर आपका, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। अगर आपने, सॉरी, अगर आपने सप्लाई पहले कर लिया और पैसा बाद में मिला, सप्लाई ऑफ सर्विस इज कंप्लीटेड बिफोर रिसिप्ट, यानी पैसा बाद में मिला, तो आपका अगर पैसा बाद में मिला तो वो सिचुएशन में ओके, जिस दिन रिसिप्ट हुई तो हमारा 30 दिसंबर रिसिप्ट हुई तो वहां से ये आपकी रिलेवेंट डेट मानी जाएगी और यहां से 2 years का टाइम है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट सर्विस में आपको एडवांस मिला तो फिर आपका इनवॉइस के डेट से लिया जाता है। पहले जो मैंने बोला वो सही था। अगर आपको ये जिस दिन आपका आपने अप्लाई किया, जिस दिन आपने अप्लाई किया रिफंड एप्लीकेशन, वहां से 60 डेज में रिफंड नहीं मिलता है तो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम से, और वो इंटरेस्ट 61th डे से देगी। ओके, वो इंटरेस्ट 61th डे से देगी। तो गिवन केस में अगर हम देखें तो इसने रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इंस्पेक्टर ऑफ इनपुट सर्विसेज ऑन 31 जनवरी। अब 31 जनवरी से 60 डेज में अगर इसको रिफंड नहीं मिलता है, मतलब फरवरी के अगर हम 28 डेज कंसीडर करें, मार्च के 28 डेज, मार्च के अगर रिमेनिंग डेज कंसीडर करें, तो यहां से अगर मैं 61 डेज निकाल लूं तो यहाँ पे ओके, फरवरी के यहाँ पे 31 जन, फरवरी के इन्होंने 28 और मार्च के 31, अच्छा इन्होंने 1 अप्रैल यानी फरवरी के इन्होंने 29 लिए है,
ठीक है, आप 28 लेके भी चल सकते हो। यानी इन शॉर्ट 31 जनवरी को छोड़ दो, तो 31 जनवरी को अगर आपने छोड़ दोगे तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड 60 डेज, 60 डेज के बाद 61th डे से आपका इंटरेस्ट चालू होगा। अगर फरवरी के मैं 28 डेज लेता हूँ, 31 को तो छोड़ दो, और मार्च के 31 ले लेता हूँ, तो मेरे 60 डेज खत्म हो रहे हैं 30 मार्च को, तो इंटरेस्ट 31 मार्च से लगना चाहिए, पर इन्होंने फरवरी के 29 लिए हैं। शायद ये एग्जाम में जब पूछा होगा तब लीप ईयर होगा, मैंने उसको XX और YY में कर दिया, पर लीप ईयर होगा तो 29 डेज आपको लेना पड़ेगा। तो आपका 1 अप्रैल से, जब तक गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट ने आपको पेमेंट किया 30 अप्रैल को पेमेंट किया है, ओके, सैंक्शन हुआ, तो तब तक का इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट देगी। डन। ये वाला पॉइंट समझा क्या आपको? ये वाला पॉइंट समझा होगा तो ओके, यहाँ पे डी टाइप करो। ये वाला पॉइंट समझा होगा तो डी टाइप करो। उसके बाद में DF लिमिटेड वांट यू टू इन्फॉर्म इन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ RBI डज नॉट गिव एक्सटेंशन। अगर RBI ने एक्सटेंशन नहीं दिया तो फिर आपको दिया हुआ रिफंड जो है वो रिकवर कर लिया जाएगा। ओके, तो देखो, इफ अप्लीकेंट रिसीव रिफंड ऑफ IGST, आपने IGST का रिफंड क्लेम कर लिया, मतलब आप ऑप्शन 1 वाले गए, आपने बॉन्ड नहीं दिया, IGST का पेमेंट कर दिया, और IGST का पेमेंट करके आपने उसका रिफंड क्लेम किया है, तो आपको तो पैसा लाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं लाया तो रिकवरी होगी। तो लॉ क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है। लॉ ये कहता है कि IGST का रिफंड मिल गया और आपका सेल प्रोसीड नहीं आया, तो आपको अमाउंट तो डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, मतलब 30 दिन के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 लाख तो उसने लेके आ गया था, 50 में से 25 लाख लेके आ गया था, बचा कितना था? 25 लाख। तो टू द एक्सटेंट ऑफ जितना नहीं आया उतना पैसा डिपॉजिट करो, उसके साथ यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगा। However, if RBI write off the requirement of realization of merit, no recovery। अगर RBI ने राइट ऑफ कर दिया तो फिर उस पर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको पूरा टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स जो है, तो आपका एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी थी? 50 लाख, उसमें से 25 आ गए, तो बचे कितने? 25। तो यहाँ पे उसके ऊपर आपने रिफंड कितना लिया था? IGST का 9 लाख का, 9 लाख का आपने रिफंड लिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में 50 लाख के लिए 9 लाख, तो 25 लाख के लिए यहाँ पे 4.5 लाख का आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ओके, सॉरी, आपसे रिकवरी की जाएगी, 4.5 लाख की रिकवरी विथ इंटरेस्ट की जाएगी, और ये विथ इंटरेस्ट आपको 30 डेज में यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग फॉर इरोनियस रिफंड, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ई वाला क्लॉज समझा क्या बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है इसमें कवर करने की कोशिश मैंने की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अगर ये समझा होगा तो जोर से जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो और लाइक ठोको। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पढ़ता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। ओके, अमेंडमेंट जरूर देखिएगा, और अमेंडमेंट में अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात, अदरवाइज फिर से एक बार समझा दूँ। देखो, जब आप अब यहाँ पे रूल 89(4) ZRS का ITC का रिफंड, और रूल 89(5) IDS का रिफंड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी हमने यहाँ पे नेट ITC का फॉर्मूला, एक्सपोर्ट गुड्स का टर्नओवर, एक्सपोर्ट सर्विस का टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसमें जो हम 89(4)A और 89(4)B, हाँ ओके, इन सब में 89(4)A और 4B जो हम यहाँ पे डिडक्ट करते थे, तो 89(4)A डीम एक्सपोर्ट और 89(4)B यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर, अब ये डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब 89(4)A 4B क्या ओमिट हो गया है? हाँ, 89(4)A 4B ओमिट कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज भी डीम एक्सपोर्ट है। ओके, आज भी डीम एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है, या मर्चेंट एक्सपोर्टर कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। डीम एक्सपोर्ट में क्या था कि समझ लो कोई एक्सपोर्टर है और एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, और ये एक्सपोर्टर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और आप इंडिया से इसको सप्लाई करते हो, आप इंडिया से इसको सप्लाई करते हो। ओके, और ये नोटिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन मतलब EOU है, या जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, या EPCG है, इसको अगर सप्लाई करते हो तो इसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाता था। और इस पे जितना भी GST लगता था, ये GST का रिफंड आइदर सप्लायर को या रिसिपिएंट को रिफंड अवेलेबल था। डीम एक्सपोर्ट याद आ रहा है क्या? डीम एक्सपोर्ट याद आ रहा होगा तो डी टाइप करो। ओके, आइदर सप्लायर को या रिसिपिएंट को होता, यहाँ पे रिफंड मिलता था। अब एक इंटरप्रिटेशन, ये रिफंड तो आज भी मिलता है, ये जो रिफंड है GST का, ये आज भी प्रोविजो, ओके, और प्रोविजो टू रूल 89(1) में ये तो आज भी मिलता है। ओके, 89(1) में मिलता है। और पहले क्या था? रूल 89(4)A था, और 89(4)A क्या था
कि अगर डीम एक्सपोर्ट में कोई सप्लायर सप्लीमेंट्री इनपुट्स दे रहा है, सप्लीमेंट्री इनपुट्स दे रहा है मतलब ओके सप्लीमेंट्री दे रहा है, पैकेजिंग मटेरियल दे रहा है, सप्लीमेंट्री इनपुट दे रहा है, ओके पैकेजिंग मटेरियल दे रहा है या जो भी ओके बॉक्स पैकिंग वगैरह, कार्टून बॉक्स वगैरह, जो भी सप्लीमेंट्री इनपुट्स दे रहा है फॉर सेल, तो पहले 89(4)A में मेन गुड्स पे तो रिफंड आपको ओके जो डीम एक्सपोर्ट में मेन गुड सप्लाई किए उसका तो रिफंड 89(1) में ही था, 89(4) में सप्लीमेंट्री इनपुट्स का रिफंड था। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन्होंने सप्लीमेंट्री इनपुट का जो रिफंड है ओके अब देना बंद कर दिया है। ओके अब वो कहते हैं कि नहीं, ओके यहाँ पे सप्लीमेंट्री इनपुट्स पे जो पहले दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन मतलब सप्लायर भी उसका रिफंड क्लेम कर सकता है और रिसिपिएंट, यानी इन शॉर्ट डीम एक्सपोर्ट में हम मेन गुड्स के रिफंड तो क्लेम कर ही सकते हैं, 89(4)A के अंडर हम सप्लीमेंट्री इनपुट्स के भी रिफंड क्लेम कर सकते थे। ओके लेकिन अब सप्लीमेंट्री इनपुट्स के रिफंड उन्होंने बंद कर दिए। ओके मतलब क्या कि अगर सप्लीमेंट्री इनपुट्स आ रहा होगा तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे जीएसटी लगेगा और जीएसटी लगेगा। अब सर फिर इसको रिफंड नहीं मिलेगा क्या? पैकेजिंग मटेरियल खरीदा या सप्लीमेंट्री इनपुट्स खरीदा तो इसको रिफंड नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट रूल 89(4) का फॉर्मूला लगाएगा। रूल 89(4) मतलब क्या? मतलब रिफंड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ओके तो नेट आईटीसी में इसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम डिडक्ट कर ही नहीं रहे, अब उसके आईटीसी में ही कवर्ड है वो। ओके अब डिडक्ट कर ही नहीं रहे, तो जब उसका नेट आईटीसी आएगा ओके तो नेट आईटीसी में उसका जीएसटी इंक्लूडेड होगा, वो रेशियो में उसको रिफंड मिल जाएगा। ओके तो कुछ नहीं किया उन्होंने, डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट आज भी जिंदा है। ओके पर डीम एक्सपोर्ट में जो सप्लीमेंट्री इनपुट्स के रिफंड थे थ्रू रूल 89(4)A, रूल 89(4)A ये रिफंड था सप्लीमेंट्री इनपुट्स का, वो रिमूव किया है। बाकी सेक्शन 143 डीम एक्सपोर्ट का आज भी लागू है, आज भी जिंदा है। समझा होगा तो जोर से, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है जोर से डी टाइप करो ओके और लाइक करो। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ओके सेम फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लीमेंट्री इनपुट्स के जो बेनिफिट्स थे अब वो बंद कर दिए और मर्चेंट एक्सपोर्टर को कहा कि भाई जीएसटी लग के आएगा और तू जब एक्सपोर्ट करेगा तो फॉर्मूला में रिफंड ले लेना। ओके ये समझा क्या आपको? डीम एक्सपोर्ट, अरे यार तुम रिस्पॉन्स दो मेरे को, जितने भी स्टूडेंट है कनेक्टेड रिस्पॉन्स दो, ये हुई ना बात। ओके जेब बात। ओके तो फिर से कह दूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है, डीम एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। सिर्फ उसमें से जो रूल 89(4)A और 4B में यहाँ पे सप्लीमेंट्री इनपुट्स के जो बेनिफिट्स थे वो बेनिफिट्स हटा दिए, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी अब वो रिफंड नहीं मिलेंगे, मर्चेंट एक्सपोर्टर के जीएसटी में ऐड हो जाएंगे। ओके और मर्चेंट एक्सपोर्टर बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लेगा। ओके तो चलिए, तो बुक में से क्या हमको रिमूव करना है? क्या देखो, मैंने पहले जब रेगुलर बैच ली थी तो मैंने ये इंटरप्रिटेशन लिया था कि शायद ओके डीम एक्सपोर्ट खत्म कर दिया, लेकिन जब मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया तो डिटेल एनालिसिस में मेरे को पता चला कि नहीं, डीम एक्सपोर्ट आज भी जिंदा है, हमारे मटेरियल में कवर्ड है और मर्चेंट एक्सपोर्ट में भी कवर्ड है। ओके तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मैंने जस्ट आपका कवर किया, तो इसको ध्यान में रखते हुए, आई रिपीट, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए इस पे, सीनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एग्जाम के पहले पढ़ के जाना, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स इसमें इन्होंने कवर की है। सीनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स क्यू एंड एग्जाम गुड्स एस। टैक्सेबल क्यू है, एग्जाम एस है। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, एस जो एग्जम्प्टेड है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा एक डिस्कशन आपको याद दिलाना चाहूंगा। सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो यहाँ पे बात करता है, देखो सेक्शन 16 और सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है, आईजीएसटी एक्ट कहता है जीरो रेट सप्लाई। वो कहता है कि अगर आपका एग्जाम गुड्स है और वो एग्जाम गुड्स आपका एक्सपोर्ट होता है तो फिर वो एग्जाम नहीं बचता है। ओके अब उसको एग्जाम नहीं बोलेंगे, अब उसका नाम हो जाता है जीरो रेट, जीरो रेट सप्लाई। ओके नाम बदल जाता है उसका। ओके तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर हम एग्जाम्प्टेड गुड्स को तो हमारे आईटीसी ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन अब जब वो जीरो रेट में आ जाता है तो जीरो रेट में आने के बाद ओके तो वो जेडाइस का कवर ले लेता है तो उसका आईटीसी आपको अलाउ कर दिया जाता है। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी, ध्यान में रखना। इसलिए एस एग्जाम भी होगा तभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो जेडाइस में आ जाएगा। ओके और वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट हो रहा है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आईटीसी का रिफंड चाहिए तो वो फॉर्मूला रूल 89(4) के हिसाब से, तो आपका अगर अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट होगा या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट होगा तो ही आपको रिफंड मिलेगा। तो अगर एस मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसके आईटीसी का रिफंड के लिए मैं एलिजिबल बन जाता हूं। ठीक है, द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो रजिस्टर्ड है तो रिफंड क्लेम कर सकती है। द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाईज मेड बाय ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब टैक्स पीरियड में उसने क्या क्या सप्लाई की है उसकी इंफॉर्मेशन दी है। प्रोडक्ट एस हैज बीन एक्सपोर्टेड पाउंड 12,000, प्रोडक्ट क्यू जो है वो डोमेस्टिक सप्लाई है। अब देखो,
इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में सिर्फ एक्सपोर्ट था, इसलिए पूरा रिफंड क्लेम क्या कर लिया आई और आईएस का। लेकिन इसमें दो है, एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक सप्लाई भी है। जब एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई होता है तो फिर रूल 89(4) का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, और वो फॉर्मूला इस बार अच्छे से रट्टा मार के चले जाना। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से जो तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, ओके, तो इसके हिसाब से आपको मैक्सिमम रिफंड मिल जाता है इन केस ऑफ ZRS। नाउ ठीक है, उसके बाद में नोट अब अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। थैंक यू। इसका रिलेवेंस ये है कि जो भी अमाउंट हमने सप्लाई की दी है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, यानी प्योरली वैल्यू ऑफ सप्लाई है। उसके बाद में कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब देखो सीधी सीधी बात है कि ये जो आउटवर्ड की दिया अमाउंट है ये वैल्यू है, ओके, ध्यान रहे ये वैल्यू है, ये जीएसटी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दी है। लेकिन जब इनवर्ड का दिया है तो डायरेक्ट उन्होंने जीएसटी दे दिया है, ओके। जीएसटी ऑफ 5 lakhs हैज बीन पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट्स पे 5 lakhs दिया। तो जीएसटी ऑफ 2,40,000 हैज बीन पेड ऑन कैपिटल गुड्स और 2 lakhs हैज बीन पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। अगर आपका ZRS का रिफंड है तो वो सिर्फ आय, ओके, ये आय और आईएस का ही मिलता है, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। क्रेडिट मिलता है, मेरे वर्ड सुनना, क्रेडिट मिलता है पर रिफंड नहीं मिलता है, ओके। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। All our inputs, input service and capital goods used in the manufacturing process, ठीक है। Following additional information is also provided। अब क्या information दिया additional? Value of product S exported, S जो export किया UK Indian rupees is the value taxable in, invoice value दी है उसकी 12 lakhs rupees, value of shipping bill 12,75,000 और value of such product when supplied domestically by the company in similar, okay, तो यहाँ पे 10 lakhs। अब देखो यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है, सर्विस तो है नहीं, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा रिफंड इक्वल्स टू जो सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी में लेते वक्त ओपनिंग बैलेंस मत लेना, नेट आईटीसी लेते वक्त इस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का आय प्लस आईएस के आपके आईटीसी लिए जाएंगे। अब ZRS एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो एक्सपोर्ट का फॉर्मूला उन्होंने दिया है क्या, कि आपकी जो शिपिंग इनवॉइस वैल्यू है, सुनिएगा, आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है और शिपिंग बिल वैल्यू है, ये डोमेस्टिक सप्लाई हो रहा है उसका 1.5 टाइम्स, ओके। इसमें से जो लोअर होगा, इसमें से जो लोअर होगा वो लिया जाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे y टाइप करो, तो यहाँ पे इसमें से जो लोअर होगा तो इनवॉइस वैल्यू, शिपिंग बिल वैल्यू या फिर डोमेस्टिक सप्लाई किया उसका 1.5 टाइम्स, उसमें से जो लोअर होगा वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका रिलेवेंस ये है, बेट्टी एंटरप्राइजेस इज 100% EOU अंडरटेकिंग, इट हैज क्लेम द आईटीसी ऑन गुड्स सप्लाइड बाय इट बाय सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं थोड़ा आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना जाऊंगा, ओके। और क्या, तो ये जो सिनोटेक्स है, सिनोटेक्स ने किसको सेल किया डोमेस्टिक मार्केट में, बेट्टी एंटरप्राइजेस को। तो अब ये वाला पॉइंट समझ लो, ओके। सिनोटेक्स है और सिनोटेक्स ये बेट्टी को यहाँ पे, और जो ईओयू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अब ये ईओयू है तो ऐसे सिचुएशन में क्या, ये तो डीम एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा, डीम एक्सपोर्ट में मेन गुड्स के जो रिफंड है वो आज भी है, सप्लीमेंट्री इनपुट्स के रिफंड उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। ये बात समझ में आई, ओके, ये बात समझ में आई। तो अब देखो सिनोटेक्स लिमिटेड पर वो भी रूल 89(1) की जो प्रोविजो है उस प्रोविजो में एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, वो तो रिफंड आज भी है मेन गुड्स के, पर उसमें कहा है कि अगर सिनोटेक्स के बिल पे बेट्टी ने जो ईओयू है, ओके, उसने आईटीसी ले लिया होगा तो फिर रिफंड नहीं मिलेंगे। हमारे गिवन प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ते हो तो गिवन प्रॉब्लम में वो कह रहे हैं कि बेट्टी एंटरप्राइजेस इज 100% ईओयू और वो आईटीसी क्लेम कर रहा है, आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो फिर उसको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि आईटीसी में आ गया, ओके। और आईटीसी में आ गया तो जब वो आगे एक्सपोर्ट करेगा तो फॉर्मूला में उसका रिफंड आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आपको ये बात बता दूं कि 89(4A)(4B) का तो अब डिडक्शन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ओके, कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड इज बीइंग फाइल आफ्टर जीएसटीआर 3B रिटर्न, रिफंड क्लेम जब फाइल हुआ जीएसटीआर 3B तो वो द सेल पीरियड हैज बीन फाइल 5,80,000, हाँ। और बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स लिमिटेड एट फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन इज 3 lakhs। अब देखो मैं आपको, हाँ, अब देखो एक सीबीआईसी सर्कुलर है और सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, जो आपका रूल 89(4) से रिफंड आ रहा है, 89(4) से रिफंड आ रहा है और जिस दिन उस मंथ का रिटर्न जा रहा है उस दिन का आपका बैलेंस अमाउंट, उस दिन का आपका आईटीसी का बैलेंस अमाउंट, या फिर जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन आपका क्या बैलेंस अमाउंट है इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो एक्चुअल रिफंड या
उस टैक्स पीरियड का जब रिटर्न फाइल करोगे उस दिन आईटीसी का क्या बैलेंस है, या फिर जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आईटीसी का बैलेंस क्या है। इन तीनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा, मतलब मैं फॉर्मूला से रिफंड निकालूंगा और 580 और 3 लाख इन तीनों से कंपेयर करूंगा, और ये तीनों में से जो लो होगा उसका रिफंड मिल जाएगा। तो आपको रिफंड निकालना है। ओके, तो चलिए कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, रिपीट हुआ तो मार्क्स मत छोड़ना इस बार। अरे डन 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 डन, ओके डन 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 डन। तो चलिए अब देखो यहाँ पे लीगल प्रोविजन लिखते वक्त आपका पहला सवाल ये होगा कि एक्सपोर्ट गुड्स इज ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई सब्जेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट, आईटीसी कैन बी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई इवन इफ एग्जाम। यानी ये कमेंट आपकी आनी चाहिए कि एग्जाम भी हुआ, आपके ओन वर्ड्स में लिखो, जरूरी नहीं कि ऐसा कॉपी करो, पर एग्जाम सप्लाई हुआ तो उसके वो जीरो रेट बोला जाएगा और आईटीसी मिलते हैं। दूसरे बाद आपको जो है ओके मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो अंडर बॉन्ड होगा, अंडर बॉन्ड और एलयूटी वही केस में रूल 89(4) के फॉर्मूला के हिसाब से आपको रिफंड मिलेंगे। रिफंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब इसमें तो सर्विस है ही नहीं हमारे प्रॉब्लम में, मतलब गुड्स ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या सर, ये दूसरा पॉइंट भी मुझे कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको दूसरा पॉइंट कवर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि रिफंड जो है अंडर बॉन्ड ही मिलते हैं। तीसरा आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चौथा आपको अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हर चीज कैसे कैलकुलेट होगी ये बताना पड़ेगा। गिवन केस में वो एलिजिबल है फॉर रिफंड, अब कैसे मिलेगा, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही मिलता है, सिर्फ फॉर्मूला मत लिखना, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही मिलता है। ओके, तो नेट आईटीसी क्या, इस पहले जो पुरानी प्रोविजन थी हम लिखते थे लेस 89(4)(a)(4)(b) का कोई रिफंड क्लेम किया होगा, पर अब वो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास दोनों मिला के 7 लाख का है। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हाईलाइट करो, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, तो आपकी इनवॉइस वैल्यू, शिपिंग वैल्यू इसका, या 1.5 टाइम्स, मतलब अगर आप ये तीनों का लोअर ले तो तीनों का जो लोअर आता है तो ये आपका 12 लाख आ जाता है, 12 लाख आ जाता है। तो इसको 3 पॉइंट्स लिख देना, पहला इनवॉइस वैल्यू, शिपिंग बिल और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिकली सप्लाई सेम गुड्स, तो उसका लोअर जो रहेगा वो लिया जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो आपने डोमेस्टिक सप्लाई किया एज वेल एज, अब देखो डोमेस्टिक सप्लाई आपने 20 लाख का किया हुआ है, और अब सवाल क्या हो जाता है कि जब आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ले रहे हो 20 लाख तो आपका सही है, लेकिन आप ओके जब टोटल में एक्सपोर्ट का ऐड करोगे तो एक्सपोर्ट का उतना ही ऐड करना जितना आपने ऊपर लिया हुआ है, ऊपर लिया, ऊपर आप कितना ले रहे हो 12, विच एवर इज लोअर, तो यहां 12 ही ऐड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कुछ भी हो, शिपिंग बिल वैल्यू कुछ भी हो, ओके आपने ऊपर जितना लिया उतना ही नीचे आप लोगे। ये समझा क्या बेटा, आपको समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, समझ में आया प्लीज। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब ऊपर जितना लिया उतना ही नीचे लेना। अब उसके बाद का आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके बाद का आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है, और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है कि रूल 89 के फॉर्मूला के हिसाब से, या जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, या जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, इन तीनों में से जो लिस्ट होगा उतना रिफंड आपको मिलेगा। तो तीनों में से लिस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2,62,500 आ रहा है, तो उतना ही रिफंड मिलेगा। ओके, तो चलिए फिर ये जो है यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करके रिफंड निकाला 262,500, ये जो सारी अमाउंट ऐड करके, तो ये जो 262,500 उसमें से लोवेस्ट। अब उसने यहाँ पे देखो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आर टू बेट्टी एंटरप्राइजेस, बेट्टी एंटरप्राइजेस ध्यान सुनना, बेट्टी एंटरप्राइजेस को दिया, तो ये आज भी डीम एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट जिंदा है, आज भी ओके डीम एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट जिंदा है, और आपको रिफंड मिलते हैं, पर रिफंड ये कंडीशन पे मिलते हैं कि आपने आईटीसी ना लिया हो। ओके, ये अपने ओन वर्ड्स में लिखना। तो अब आईटीसी आपने ना लिया हो तो रिफंड मिलेंगे, तो ये सिचुएशन में आईटीसी ले लिया, आईटीसी ले लिया, इसलिए आपको ओके रूल 89 में 89(4)(a) नहीं बोल रहा, रूल 89 में रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ओके तो ये जो है मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया, ये तो एक्स्ट्रा है, ये पढ़ना है तो पढ़ो, ये लिख दो एक्स्ट्रा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके एक्स्ट्रा है, पर इतना समझा क्या, ऐसे सब पॉइंट्स लिखो और मार्क्स लो भाई साहब। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 6 to 7 मार्क्स का आएगा, थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा। ओके, और समझा होगा तो MZ टाइप करो, मजा आ गया। ओके, और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दो भाई साहब। चलो, अब ये प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। मैं ये रिफंड के तो सारे लूंगा,
रिफंड के भी सारे लूंगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप आते हो तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, स्टार करना। जो भी प्रॉब्लम ले रहा हूं ना सभी बढ़िया है, सुंदर प्रॉब्लम है। ओके चल, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर्स कर्नाटका विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। डिलाइट एक्सपोर्टर है, कर्नाटका है, रजिस्टर्ड है। द एंटिटी हैज आल्सो फाइल्ड बॉन्ड और एलयूटी, बॉन्ड दे रहा है, थैंक यू। एक मिनट, हाँ तो बॉन्ड और एलयूटी दे रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब ये हमें मैसेज मिल रहा है कि भाई बॉन्ड में है, सब है, एक्सपोर्ट कर रहा है, आईटीसी के रिफंड मिलने चाहिए। ओके रिफंड मिलने चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिफंड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग टू गुड्स एक्सपोर्टेड इन द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। ठीक है, हम निकाल देंगे भाई साहब, हम बैठे हैं उसके लिए। ओके हम बहुत बड़े एक्सपर्ट है। टर्न ओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बट इंक्लूड एग्जाम सप्लाई 8 lakhs एंड इनवर्ड सप्लाईज 2 lakhs। अब देखो आपका टर्न ओवर है, ओके और वो टर्न ओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें सर्विस का नहीं, ये प्योरली गुड्स का है, सप्लाई ऑफ गुड्स का है। बट उसमें एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूडेड है 8 lakhs रुपीज एंड इनवर्ड सप्लाई भी इंक्लूडेड है 2 lakhs रुपीज। तो इनवर्ड सप्लाई तो टर्न ओवर में लेते ही नहीं है। ओके तो यहाँ पहले तो ये -2 lakhs तो पहले ही कर देंगे। और अब 8 lakhs एग्जाम सप्लाई है। अब देखो एग्जाम सप्लाई लेते वक्त ओके आपके पास ऑप्शन है, एक तो आप अभी काट दो या फिर अभी टोटल ले लो और नीचे जब टोटल एडजस्टेड टर्नओवर निकालोगे तो उसमें से डिडक्ट कर दोगे और एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी डिडक्ट कर दोगे एग्जाम सप्लाई। चलो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड। ओके अब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड कितना है, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स है और अंडर बॉन्ड 12 lakhs रुपीज है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड, अच्छा सर्विस भी है इसमें, अंडर बॉन्ड 48 lakhs है। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके 2 मिनट समझना यहां पे, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट ना। अच्छा ये दोनों बॉन्ड है, यानी ये मेरे एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए काम किया। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब नॉन जीरो रेटेड बोला तो सिंपल वर्ड में ये समझना डोमेस्टिक सप्लाई। नहीं बेटा ये तो पार्ट 2 अपडेट किया है ना मैंने, आप वो वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में जाओ, वहां नोट्स अपडेट किया है मैंने। ठीक है, पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स जीरो, पेमेंट नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है 10 lakhs। पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स द जीरो रेटेड सप्लाई विच इंक्लूड्स 12 lakhs अगेंस्ट विच सर्विस येट टू बी सप्लाइड। अब देखो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि इस टैक्स पीरियड का पूरा रिसिप्ट, इस टैक्स पीरियड का टोटल रिसिप्ट आपको कंसीडर करना है। तो जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस ले रहे हो तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में मैं डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये समझ लेना कि इस टैक्स पीरियड का आपको रिसिप्ट बेसिस लेना है जब भी आप सर्विस लोगे, माइनस ओके माइनस आपको वो एडवांस डिडक्ट करना है जो प्री एडवांस मिला आपको। प्री एडवांस मिला मतलब सप्लाई बाद में होने वाला है लेकिन एडवांस अभी मिला है तो वो डिडक्ट करो। प्लस ओके अगर ओल्ड एडवांस होगा और सप्लाई अभी हुआ है, एडवांस ओल्ड है, एडवांस ओल्ड है और सप्लाई अभी हुआ है, सप्लाई अभी होगा तो वो ऐड करना है। तो अब देखो ये क्या कहते हैं, पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, टोटल पेमेंट 48 lakhs मिला, ओके विच इंक्लूड्स 12 lakhs अगेंस्ट विच सर्विस येट टू बी सप्लाई। तो इसमें से 12 lakhs हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। ये समझा क्या बेटा आपको? ओके तो ये 12 lakhs डिडक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे क्या दिया देखो, एडवांस रिसीव्ड इन द पास्ट, ओके एडवांस रिसीव्ड इन द पास्ट अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड इन द करंट टैक्स पीरियड। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट में एडवांस मिला पर अभी सप्लाई तो ऐड करना पड़ेगा। आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ओके अब आपका इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी उन्होंने दिया है, नीचे उन्होंने रूल 89 4A 4B का रिफंड दिया हुआ है। अब देखो ये मैंने काट दिया, ओके अगर नहीं भी काटता, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नहीं भी काटता तो भी इसके कोई इंपैक्ट नहीं होते।
ओके, नहीं भी काटता तो भी इसके कोई इंपैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहले जो है 89,4A,4 भी हम डिडक्ट करते थे, अब कोई डिडक्ट विडक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अगर प्रॉब्लम में ऐसा आया भी तो भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और नहीं भी आया तो अच्छी बात है। मेरे ये वर्ड समझे क्या? समझोगे तो प्लीज जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है टाइप करो यस। ओके, तो अब ऐसे केस में मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए? मुझे मेरा फॉर्मूला है मैं लिखूंगा कैसे? पॉइंट नंबर 1, रूल 89(4) में मैं रिफंड क्लेम करूंगा, और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। रिफंड मुझे रूल 89(4) में मिलेगा। अगर याद रख सकते हो ये रूल तो बहुत अच्छी बात है। ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, और मेरे प्रॉब्लम में सर्विस भी है इसलिए मैं सर्विस का भी लूंगा, इंटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, मैं यहां पे लूंगा नेट आईटीसी कितना मेरा, तो उन्होंने मेरा नेट आईटीसी डायरेक्ट दे दिया इनपुट और इनपुट सर्विस का 12 लाख। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया जाता है एग्जांपल में तो ओपनिंग बैलेंस मत लेना, तो मैं 12 लाख नेट आईटीसी मेरा पहला वाला आइटम मिल गया। क्या मैं रूल 89(4)(A)(4)B का अब कोई डिडक्शन करूंगा क्या? नहीं, अब कोई डिडक्शन नहीं करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में मुझे नेट आईटीसी निकल गया। उसके बाद में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेरा कितना? अब जो अंडर बॉन्ड गया, तो जब आप गुड्स का टर्नओवर लोगे तो वो गुड्स का टर्नओवर लेते वक्त आपको रिसीव बेसिस नहीं लेना है। गुड्स का टर्नओवर लेते वक्त आपको 3 फैक्टर कंसीडर करने हैं, इनवॉइस वैल्यू, शिपिंग बिल वैल्यू, या 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिकली सप्लाई। तो एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, ओके, मुझे 48 लाख दिया है। ओके, पर मुझे और दो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, शिपिंग बिल वैल्यू नहीं दी, या फिर 1.5 टाइम्स डोमेस्टिकली वैल्यू नहीं दी। अगर दोनों इंफॉर्मेशन बाकी की नहीं है तो फिर आपने अज्यूम करना कि ये जो है ये लोएस्ट ऑफ 3 है, और वो नोट भी देना, और मैंने दी। अगर आप देखते हो तो मैंने एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, सॉरी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉरी, ये 12 लाख रुपए ले लिया। ओके, ये मैंने देखो 12 लाख रुपीज मैंने एज इट इज वहां ले लिया, और मैंने यहाँ नोट दी। अगर आप देखते हो तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, और बाद में नोट दी, हाँ, नोट नंबर 4-5 में मैंने लिखा है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो लोवेस्ट ऑफ 3 है। ओके, नोट समझी क्या? नोट समझी होगी तो एन टाइप करो। ओके, उसके बाद में जहां तक देखा जाए, ओके, तो अब सर्विस जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस लेते हो तो फिर ये रिसिप बेसिस पे होगी। तो टोटल रिसिप, सर ये दो इंफॉर्मेशन मुझे दी है 4 में, ओके सॉरी 3 में उन्होंने एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड दिया है, और एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड 48 लाख का दिया है। ओके, और मुझे पेमेंट दिया है 48 लाख का। तो सर मैं दोनों में से क्या कंसीडर करूं? ओके, तो थर्ड वाला आपको नहीं कंसीडर करना। कितने वैल्यू का सर्विस एक्सपोर्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना पेमेंट आया वो इंपॉर्टेंट है। पेमेंट मुझे 48 लाख आया, जिसमें से एडवांस मैं 12 डिडक्ट करूंगा, और ये जो 14 है ये 14 ऐड करूंगा। इसलिए अगर आप ये देखते हो तो यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 48 प्लस 14 माइनस 12, ओके 50। समझा क्या? ओके, प्लीज बताओ, ये सर्विस वाला समझा होगा तो एस टाइप करो। अब मुझे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेना है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेते वक्त मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास पहले तो मैं इनवर्ट सप्लाई, मेरे पास 76 है। ओके, मेरे पास यहाँ पे 76 लाख का टर्नओवर है। ओके, गुड्स का, तो गुड्स का 76 लाख का टर्नओवर। हाँ, अब ये समझना, अब आप क्या करोगे, होने वाली मिस्टेक समझ लो। 76 लाख का टर्नओवर दिया हुआ है। अब यहाँ पे टोटल लेते वक्त आपको सब ऐड करना है, तो ये 12 लाख भी आप ऐड करोगे क्या? मेरा कहना है ये 12 लाख, सॉरी, ये 76 में से आपको ये 2 लाख तो डिडक्ट कर देना है, क्योंकि वो इनवर्ट का है। ओके, तो देखो 76 में से मैंने 2 लाख को डिडक्ट कर दिया। फिर आपका एक सवाल होगा, ओके, और सवाल क्या होगा, सर ये 12 लाख ऐड करे क्या? देखो, अगर कॉमन सेंस लगाते हो तो टर्नओवर ऑफ गुड्स उन्होंने पहले दे दिया, और टर्नओवर ऑफ गुड्स में ये जीरो रेट इंक्लूड होगा क्योंकि वो टोटल दिया हुआ है। तो एक एजम्पशन जरूर लिख देना। हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई ये जो 76 टोटल दिया है इसमें ये 12 इंक्लूडेड है, और ये 12 इंक्लूडेड है इसलिए सेपरेटली ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पर ये एजम्पशन और नोट आपने दे देना, और ये नोट मैंने दी है, जरूर देखना, नोट नंबर 1 और 3। ओके, तो ऐसे केस में मैंने वो 12 ऐड नहीं करूंगा। हाँ, पर ख्याल रहे ये सिर्फ सर्विस छोड़ के टर्नओवर है। अब सर्विस छोड़ के टर्नओवर है मतलब सर्विस का इसमें ऐड नहीं किया, तो सर्विस का टर्नओवर ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करूं? क्या मैं ये सर्विस का टर्नओवर 48 ऐड करूं क्या? नहीं, एक्सपोर्ट सर्विस का टर्नओवर उतना ऐड करो जितना हमने फॉर्मूला से निकाला। फॉर्मूला से अगर मैं तीनों फैक्टर को कंसीडर करूं तो 50 लाख मैंने निकाला है, तो क्या ये 50 लाख ऐड किया जाएगा? हाँ, ये 50 लाख ऐड किया जाएगा। उसके बाद में ओके, सर्विस का नॉन जीरो रेटेड वाला 10 लाख भी ऐड होगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर है, नॉन जीरो रेटेड भी होगा, और जीरो रेटेड उतना ऐड करो जो फॉर्मूला से आया हुआ है। ओके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे जो एग्जाम सप्लाई वाला है, लेस एग्जाम सप्लाई कर दो 8 लाख, तो 8 लाख लेस हो जाएगा। ओके, तो वो आ जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे टोटल टर्नओवर आ गया, तो आपका रिफंड कैलकुलेट हो जाएगा। इजी लगा तो यस टाइप कीजिएगा, यस सर, मजा आ गया। ओके, और आपको क्या करना है, ओके, चलिए, तो इस तरह से, और इसकी नोट दे देना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में एक आईडीएस का क्वेश्चन लेते हैं।
और उसके बाद में भी है, एक और है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाह 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 वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आईडीएस का ले लेते हैं। आईडीएस मतलब क्या बेटा? आईडीएस मतलब, अब मैं आईडीएस की कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। ओके, आईडीएस का पॉइंट ये है बेटा कि आपके जो है इनपुट्स हो गए, आपके इनपुट्स हो गए, आपके एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो गए, I1 I2 I3, और ये आपने आउटपुट में यूज किया। तो आईडीएस का रिफंड, ओके, अगर आपका आउटपुट आउटपुट एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आउटपुट का रेट है 18% और एक इनपुट का रेट है 28%, दूसरे का है 18%, तीसरे का है यहाँ पे, ओके, तीसरे का है यहाँ पे 5%। तो अगर आपके एक भी इनपुट, सुनिएगा, आपका एक भी इनपुट हायर रेट में चल जाता है तो आपका केस आईडीएस का बन जाता है। एक भी इनपुट हायर रेट में चले गया तो आप क्या करोगे, ये टोटल आईटीसी, आपका जो नेट आईटीसी आएगा, ओके, इनपुट का है। अब देखो रूल 89(5) में, रूल 89(5) में जब आप नेट आईटीसी लेते हो तो इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का मत लेना। जब आप नेट आईटीसी लेते हो तो वो केस में आप जो है ओनली फॉर इनपुट्स लोगे। आई रिपीट, ओनली फॉर इनपुट्स लोगे, इनपुट सर्विसेज आप कंसीडर नहीं करोगे, ओके, नेट आईटीसी में। हाँ, लेकिन माइनस वाला जो फॉर्मूला है, ओके, उसमें आपको इनपुट सर्विसेज भी कंसीडर करनी पड़ेगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो एक भी हो गया तो आपका आईडीएस का केस बन गया। लेकिन यहां पे, ओके, अगर आप नोटिफाइड सप्लाई कर रहे हो, अगर कोई आपका नोटिफाइड कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, फैब्रिक्स होगा, कुछ टाइप के ऑयल्स हो गए, तो वो केस में आपको आईडीएस के रिफंड नहीं मिलते हैं। ये बात का आपने ख्याल रखना। ओके, तो चलो अब इसमें बेस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ भी ओके आता है तो हम लिखते हैं। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा, ठीक है, वो सप्लाई हरियाणा है, इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड आल्सो ITC भी दिया है, अवेल ऑन इनपुट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ईच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। चलिए, तो आपका प्रोडक्ट है ए, आउटपुट बी और सी, टर्नओवर दिए हुए हैं, ओके, आउटपुट जीएसटी रेट दिए हुए हैं, ओके, इनपुट का आईटीसी दिया हुआ है, इनपुट सर्विस का आईटीसी दिया हुआ है, इनपुट के रेट दिए हुए हैं, इनपुट के रेट 18 है और आउटपुट के रेट जो है एक दो जगह लो हो चुके हैं, दो जगह लो हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये आईडीएस का केस बन चुका है। ओके, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू दी है। उसके बाद में डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी अंडर 54(3) रूल 89(5) में, प्रोवाइडेड दैट बी इज अ नोटिफाइड प्रोडक्ट। ओ तेरी, ओके भाई साहब, बी तू नोटिफाइड प्रोडक्ट है, तू तो हटी जा, ओके, तू तो हटी जा, ओके, बी नोटिफाइड प्रोडक्ट है, तो नोटिफाइड प्रोडक्ट होगा तो वो केस में उसको निकाल ही दो। सर लोअर रेट है ना, लोअर रेट होगा तो भी नोटिफाइड है। फॉर नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का होगा, ऑयल होगा या कुछ यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी है। ओके, तो चलिए, अब आपने लिखना क्या है, पॉइंट्स ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर वन आपको यह बताना पड़ेगा कि अगर केस आईडीएस का है तो अनयूटिलाइज आईटीसी का आपको रिफंड मिलता है, पर आपका आउटपुट नील रेट और एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। तो मेरा कोई भी आउटपुट नील रेट और एग्जम्प्टेड नहीं है। ओके, तो मुझे रूल 89(5) में जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला से रिफंड मिलेंगे। रट्टा मार के जाना है फॉर्मूला। ओके, क्या? तो फॉर्मूला है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी माइनस tax payable on inverted rated supply into net ITC divided by ITC availed on inputs और input services। मतलब कुछ नहीं, अगर आप सिंपल लॉजिक लगाते हो तो जो आपका पहले रेशियो निकालो, टोटल में इन्वर्टेड कितना है और उसको आईटीसी में डिवाइड करो, यानी आपका आईटीसी इन्वर्टेड के अपोर्शन निकालो। पर जो आईटीसी इन्वर्टेड के अपोर्शन आ गया, क्या पूरा रिफंड मिलेगा? नहीं, उसमें से हम लेस करेंगे। क्या? ओके, इन्वर्टेड पे जो टैक्स पेएबल है वो लेस करेंगे, पर वो टैक्स पेएबल जो इन्वर्टेड पे पूरा लेस नहीं करेंगे, जैसे 5% है, वो रेशियो में लेस करेंगे। रेशियो में क्या? रेशियो में जो नेट आईटीसी इनपुट का है तो टोटल इनपुट और इनपुट सर्विस में इनपुट का कितना है उस रेशियो में लेस करेंगे। अरे ये फॉर्मूला समझा क्या? समझा होगा तो बोलो यस सर। ओके, तो नेट आईटीसी जो लिया जाएगा वो सिर्फ इनपुट्स का लिया जाएगा। अब रूल 89(4)A 4B के कोई भी डिडक्शन नहीं होंगे। चलो, उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेते वक्त आपको गुड्स का होगा तो टर्नओवर इन स्टेट, सर्विस का होगा तो आपको जेआरएस प्लस नॉन जेआरएस पूरा लेना पड़ेगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई होगा तो डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, एक ओनली एग्जम्प्टेड होगा तो डिडक्ट करना पड़ेगा, पर अगर वो एग्जम्प्टेड ने जेआरएस का कवर ले लिया तो फिर डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जम्प्टेड ने जेआरएस का कवर ले लिया तो फिर डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 89(4)A 4B का तो सवाल ही नहीं आता है। ओके, डिस्कशन। तो अब गिवन केस में
मेरा क्या आईडीएस का केस बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट जो है 5% है और इनपुट 18% है। प्रोडक्ट बी जो है वो नोटिफाइड है, इसलिए उसका नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी शैल बी अलाउड अंडर, बी का नहीं मिलेगा। देयरफॉर ओनली प्रोडक्ट ए इज एलिजिबल फॉर रिफंड। प्रोडक्ट ए जो है वही एलिजिबल फॉर रिफंड होगा। तो अब मैं अगर फॉर्मूला में यहाँ टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट लूंगा तो क्या ए प्लस बी लूंगा या ओनली ए लूंगा? बोलो, ए प्लस बी लूंगा या ओनली ए लूंगा? ओनली ए लूंगा। ओके, बी नहीं लूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ओनली ए का कवर करूंगा, उसके बाद देर पर ओनली प्रोडक्ट ए इज एलिजिबल। तो मेरा यहाँ पे टैक्स पे यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन, उसका टर्नओवर तो ठीक है मेरे पास अवेलेबल है, टैक्स उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, उसका टर्नओवर मेरे पास है, नेट आईटीसी चाहिए। तो नेट आईटीसी मेरा आ जाएगा, सिर्फ इनपुट का लेना, सिर्फ इनपुट का। अब देखो एक गलती आपसे जो हो सकती है वो मत करना, ओके, ये लिख के रख देना। जब आप नेट आईटीसी ले रहे हो तो कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, नेट आईटीसी लेते वक्त मैं इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का ले लेता हूं पहला, ओके, मैं दोनों का ले लेता हूं, नहीं, ओनली इनपुट्स। अच्छा, इनपुट्स में बी वाले का नहीं लेता हूं, बी वाले का इसलिए नहीं लेता हूं, ओके, क्योंकि वो तो नोटिफाइड ही नहीं था। ख्याल रहे, ओके, आपको टोटल लेना पड़ेगा 54 प्लस 54 प्लस 10,000 जो बी से रिलेटेड है वो भी आपको लेना पड़ेगा। सर क्यों? बेटा जब आप एक ही टर्नओवर ले रहे हो फॉर्मूला में तो वो ऑटोमेटिक रेशियो सिर्फ ए का आ जाएगा, टोटल में सिर्फ ए का कितना वो आ जाएगा, ओके, तो वो ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा। इसलिए आईटीसी लेते वक्त आपको तीनों का लेना पड़ेगा। ये समझा क्या? समझा होगा। तो तीनों का लेना पड़ेगा, जो नॉन नोटिफाइड है उसका भी लेना पड़ेगा, ओके, और जो यहाँ पे टोटल आईटीसी ऑफ दैट टैक्स पीरियड, ओके, जो हायर रेट वाला इनपुट्स होगा, इक्वल रेट वाला इनपुट्स होगा, उसका भी लेना पड़ेगा। आईटीसी आपको टोटल लेना पड़ेगा। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। तो यह चलो यहाँ पे ये भी आ गया, नेट आईटीसी भी आ गया। उसके बाद क्या? उसके बाद टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। अब इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई पे टैक्स पेबल कितना? तो आपका इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कितना है? 5 लाख। ओके, 5 लाख का रेट क्या है? 5%, तो उतना टैक्स पेबल निकाल लो, वो 25,000 आ गया। अब आपका, हाँ, अब आपको और क्या चाहिए? आपको ये चाहिए आई और आईएस, आई और आईएस चाहिए, तो ये है आई और आईएस। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो आई और आईएस का आपका 54 54 10 20 25, ओके, आई और आईएस का आ गया, तो वो ले लिया आपने। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकाल लिया। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेते वक्त, ओके, वो कहते हैं सिर्फ एग्जाम सप्लाई होगा, आप पूरा ले लो, सारे गुड्स का ले लो, सर्विस होगा तो सर्विस में जीरो नॉन जीरो रेटेड ले लो। तो अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो मैं पूरा ही ले लूंगा, ओके, बी का भी ले लूंगा। अरे सर पर बी, यहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो, ओके सर पर बी जो है, ओके, वो नोटिफाइड नहीं है ना, वो नोटिफाइड नहीं है तो भी पूरा ले ले भाई, ओके, पूरा ले ले। क्यों? क्योंकि जब वो रेशियो बनेगा तो रेशियो में प्रोपोर्शनेट ए का ही निकलेगा, प्रॉपर प्रोपोर्शनेट ए का लिखा। अगर तूने बी नहीं लिया तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए तू सिर्फ एक काम करना, ओके, जो नॉन नोटिफाइड गुड्स है उसका एक ही इंपैक्ट है, एक ही इंपैक्ट है कि जब तुम यहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर ले रहे हो तो उसमें मत कंसीडर करो, बाकी उसके आईटीसी भी कंसीडर करो, उसके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी कंसीडर करो। तो आप ये तीनों भी ले लो, लगाओ फॉर्मूला, निकल गया रिफंड। ओके, लो भाई मार्क्स। ओके, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स के लिए, तो 5/5 कवर। ओके, डन 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 डन, यस सर। चलिए, तो ये रहा अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, रिफंड का मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा है ना? तो देर किस बात की? किसी अगर स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया तो भाई इतना अच्छा पढ़ा दिया, ठोको लाइक। सर आप इतना क्यों बोल रहे हो लाइक का? आदत लगा रहा हूँ, क्या है, मैं हूँ, ओके, पढ़ा रहा हूँ, कभी आदत नहीं थी, भूल जाता हूँ, इसलिए अभी आदत लगा लेता हूँ कि ठोको लाइक और कमेंट तो दे देना। ओके, अब नए इरा में नई आदत है तो लगानी पड़ेगी ना। एक इरा ऐसा भी देखा है फेस टू फेस का, जब बस पढ़ाना और बात खत्म। ओके, कोई लाइक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, अब ये इरा भी है। ओके, तो यस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर रहा है, डन। इट इज एंगेज इन द बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में है। कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द कंपनी एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अच्छा, तो ये हमें ये भी बोल रहा है कि भाई जेडीएस के रिफंड आएंगे। सीए इंटर का कौन सा बैच बेटा? वो सुपर 30 सीए इंटर का आएगा ना, डोंट वरी। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर, ये 4 वर्ड है। मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कि कौन याद रखेगा, लेकिन अब ओके, मेरे को मेरी टीम कंटिन्यूस बोलती है कि सर बोला करो, बोला करो ओके, फिर इसका यूट्यूब का एनालिटिक्स वैसे वर्क करता है। चलिए आ जाओ हमारे डिस्कशन पे।
सर मैंने 2 बार लाइक किया। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। कैलाश ये तो सप्लाई कर रहा है। कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द कंपनी एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। The company export the goods without payment of tax under letter of undertaking in accordance with the provision of section 16(3)(a) of the IGST Act. Company has made the following supplies during the tax period. चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एक्सपोर्ट किया। अब देखो बिल्कुल क्लैरिटी रखना, एकदम मिक्स मत करना सारी चीजें। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अरे यार देखो ये पेन की बैटरी भी खत्म हो रही है। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए यूके फॉर $10,000 असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम इन इंडियन रुपीज, ठीक है। असेसेबल वैल्यू इंडियन रुपीज में दी है 7 लाख रुपए। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई, सारा डेटा दिया है, इनवॉइस वैल्यू दी है, वही शिपिंग बिल वैल्यू है और डोमेस्टिक सप्लाई दिया है। तो क्या ये जो प्रोडक्ट ए है इसका रिफंड मिलेगा क्या जो एक्सपोर्ट हो रहा है? यस और नो में टाइप करो। इसका रिफंड मिलेगा क्या? यस और नो में टाइप करो। करेक्ट करेक्ट। ए जो मानते ए जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ए जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, पर रिफंड नहीं मिलेगा इसका। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में कि अगर आपके प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी या फिर आप जीरो रेट ड्रॉबैक क्लेम कर रहे होगे तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो इसका रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड। ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। हाँ टोटल में आ जाएगा पर एक्सपोर्ट में नहीं आएगा। ओके ओके नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, वन तो सिचुएशन क्लियर। डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी, डोमेस्टिक सप्लाई हुआ है बी का ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स, उसका टैक्स रेट 5% है। इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स 18%। ओ तेरी, बी में बी का आउटपुट 5% है और इनपुट 18% है, इनपुट 18% है और ये नॉट नोटिफाइड प्रोडक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नॉट नोटिफाइड है, नोटिफाइड नहीं नॉट नोटिफाइड है। नॉट नोटिफाइड है मतलब इसका आईडीएस का केस बनता है। पहला तो जेआरएस तो नहीं मिलेगा, पहला जेआरएस तो नहीं मिलेगा, पर दूसरा आईडीएस का केस बनता है। अगर आईडीएस का केस बनता है तो रिफंड मिल सकता है क्या इसका? बिल्कुल मिल सकता है और ये आईडीएस का टर्नओवर माना जाएगा और वो नोटिफाइड में भी कवर नहीं होता है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईओयू, ईओयू को मैंने सप्लाई किया एक्सक्लूडिंग टैक्स 18%। आईटीसी हैज बीन अवेल, फिर ठीक है आईटीसी अवेल मिला तो मेन गुड सप्लीमेंट्री तो गया ही हाथ से, रूल 89(4)(a)(4)(b). ओके मेन गुड्स का भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आईटीसी क्लेम कर लिया, इसलिए ये केस में ये रिफंड के केस में नहीं जाएगा अलग से। हाँ जहां तक है तो ये टोटल टर्नओवर में आ जाएगा। मेरे वर्ड सुनना, टोटल टर्नओवर में तो सब आता है, मेरे वर्ड सुनना, टोटल टर्नओवर में तो सब आएगा। ओके पर इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 18 और रिफंड ऑफ 89(4)(a) में नहीं, रिफंड ऑफ रूल 89(1) में, प्रोविजो में। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई, ओए भाई एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई बोल रहे हो, एग्जाम सप्लाई का एक्सपोर्ट तो आईटीसी के रिफंड एग्जाम के मिलते हैं क्या? हाँ वो जेआरएस बन जाता है अब, हाँ जेआरएस बन जाता है तो ये एक्सपोर्ट के रिफंड मिलेंगे हमें। शिपिंग बिल वैल्यू दिए, टैक्स इनवॉइस दिए, डोमेस्टिक सप्लाई, तो मुझे अब 2 रिफंड मिलने वाले हैं, इसका और इसका, 2 ही रिफंड है मेरे पास। ओके यहाँ पे तो दो रिफंड मिलने वाले हैं, पहले का तो नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, अब नीचे क्या बोलते हैं वो देखो। द आईटीसी अवेलेबल फॉर अबव टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज, आईटीसी अवेलेबल फॉर अबव टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज। इनपुट का आईटीसी इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज। अब एग्जाम तो हमारा एक्सपोर्ट ही है तो ठीक है हम डिडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जेआरएस है, जेआरएस से तो आईटीसी मिलते हैं तो टोटल 350 लेंगे। कैपिटल गुड्स का 120 और इनपुट सर्विसेज जिसमें एक आउटडोर कैटरिंग 18,000 का है, आउटडोर कैटरिंग 18,000 का है, वो 2 लाख का है। डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, रिफंड कितना मिलेगा ये बताओ। अब मैंने एक टेबल बनाया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। जहां तक पहले एक्सपोर्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, दूसरे एक्सपोर्ट का रिफंड आईडीएस का नोट 2 में फॉर्मूला है, तीसरे एक्सपोर्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके तो भाई 4 मेरे एक्सपोर्ट टर्नओवर है, पहले का नहीं, दूसरे का यस, तीसरे का नहीं, चौथे का यस। अब चलो अब स्टेप 2 फॉर्मूला लगाते हैं, पहले आईडीएस को खत्म करते हैं। ओके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले आईडीएस को खत्म करते हैं। ओके तो आईडीएस को फॉर्मूला क्या है?
आईडीएस का फॉर्मूला है रूल 89.5 में, इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, नेट आईटीसी माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, नेट आईटीसी और आई और आई एस। एक एक चीज पे फोकस करो। पहले सबसे पहले हम जाएंगे नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी कैसे निकालेंगे? तो अगर आईडीएस होगा तो सिर्फ इनपुट का ही आईटीसी लिया जाएगा, और इनपुट का आईटीसी 3,50,000 है। ओके, इसलिए 3,50,000 हमारा ये हो गया। उसके बाद में टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, वो तो मेरे पास अवेलेबल है। टर्नओवर उसका दिया कितना है मेरे को? ओके, तो उसका टर्नओवर बी का 10 लाख रुपए दिया है, तो टर्नओवर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में टैक्स पेएबल, टैक्स पेबल ऑन टर्नओवर, तो 5% का टैक्स उसका आएगा। तो जहां तक है मैं अगर बात करूं तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई 10 लाख दिया है, और आईटीसी सॉरी हाँ, और इसका टैक्स जो आएगा 5%, वो 5% दिया मैंने, नीचे ऊपर कर दिया, आपने प्रॉपर कर लेना। ओके, 10 लाख। और आई और आईएस का मिला के मेरा दोनों का, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए आई और आईएस। ओके, आई और आईएस का दोनों का मिला के मेरा यहाँ पे 532 बनता है। अब मैं आपका ध्यान एडजस्टेड टोटल टर्नओवर पे लाऊंगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ओके, यहाँ पे कितना? तो जितना आपने 7, ओके, ये नो डाउट इसका रिफंड नहीं मिलेगा, तभी टर्नओवर तो है भाई, ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा आपका 10 लाख। 5 लाख ईओयू को दिया, रिफंड नहीं है, पर टर्नओवर तो है ना भाई। ओके, ये भी लिया जाएगा। और इसमें से जो आपकी लोवेस्ट होगी, ओके, लोवेस्ट कितना आएगा आपका? 6 लाख आएगा। ओके, लोवेस्ट जो आएगा 6 लाख आएगा, तो वो 6 लाख आपका लिया जाएगा। तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 7 लाख, 10 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख, ऐसा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आया। और आपका आईडीएस का रिफंड 92,105 आ गया। ये 92,105 आपने यहाँ लिख दिया, 92,105 आपने लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट ईओयू को दिया, उसका क्या है? ईओयू को दिया तो वो डीम एक्सपोर्ट तो माना जाएगा, पर उसका आईटीसी नहीं लिया तो रिफंड मिलता है। ओके, पर आईटीसी ले लिया तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ओके, तो थर्ड की भी नोट हमारी होगी। फर्स्ट की नोट तो आपको क्या देना है कि भाई वो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसलिए नहीं मिलेगा। सेकंड का कैलकुलेशन मैंने बता दिया। थर्ड का आपको ये कहना है कि भाई आईटीसी क्लेम किया इसलिए नहीं मिलेगा। ओके, और अगर आईटीसी क्लेम नहीं करते तो फिर वो रूल 89(1) में, 89(4) नहीं, 89(1) में रिफंड मिलता, 89(1) में रिफंड मिलता। ये समझ में आया क्या? आदित्य सर की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ओके, इसलिए वो मैराथन नहीं हो पाया, अपना आईडीटी चालू है अभी। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे अब जीरो रेट सप्लाई, अब जीरो रेट सप्लाई पे फोकस करो। क्या फॉर्मूला है जीरो रेट सप्लाई का? जीरो रेट सप्लाई का फॉर्मूला है जो तुम्हारा गुड्स प्लस सर्विस इनटू नेट आईटीसी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सर्विस तो है ही नहीं आपकी, सिर्फ गुड्स है। तो गुड्स है तो गुड्स जो है आपको ए तो नहीं लेना है, आपको ए वाला नहीं लेना है। हाँ, ये ले लो, कितना है आपका? ये आपका 6 लाख रुपया है ना, विच एवर इज लोअर। तो आपका 6 लाख आया। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो उतना ही होगा जितना हमने ऊपर निकाला, और दैट इज 28 लाख। तो आपका यहाँ पे ओके, ये आ गया 6 लाख, ठीक है, जो भी लोएस्ट होगा। और नेट आईटीसी, हाँ ध्यान रखना, अब नेट आईटीसी में यहाँ इनपुट प्लस इनपुट सर्विस माइनस ब्लॉक क्रेडिट, आउटडोर कैटरिंग डिडक्ट करना पड़ेगा आपको, आउटडोर कैटरिंग डिडक्ट करना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो 28 लाख आएगा। फॉर्मूला में डालो, ले लो। अगर ये क्वेश्चन आया तो पूरे मार्क्स लोगे, पूरे मार्क्स लोगे? यस सर, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और इस तरह से हमने रिफंड चैप्टर खत्म, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने खत्म कवर कर ली है। ठगो लाइक और मैक्सिमम ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आ गया मेरे को भी आ गया